आज मैं एक ऐसी बीमारी की बातें करने जा रहा हूँ जिसकी नाम सुनने मात्र ही डर लगने लग जाता है। आखिर ये कौन सा बीमारी है जिसकी नाम सुनते ही डर लगने लग जाता है। आइए उसकी नाम जानते हैं। उस बीमारी का नाम है कैंसर। कैंसर एक ऐसी भयावह परिस्थिति में पहुंच चुका है आज की डेट में, सिर्फ भारत में नहीं, यह पूरी दुनिया में। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में सिर्फ हर साल 2022 की ये डेटा है जिसमें बताया गया है करीब 10 लाख के आसपास की लोगों की जो है डेथ हो चुकी है इस डेडली डिजीज के लिए। इस बीमारी को अगर देखा जाए 2035 तक यह आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। अगर हम समय रहते इसको रोकथाम नहीं किया तो एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें। हमारे जान तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस हमारे जो हार्ड अर्निंग मनी है वो भी हमारे हाथ से निकलने वाले हैं। ये जो हार्ड अर्निंग मनी है यह सिर्फ हमारे हाथ से नहीं, हमारे देश से निकलने वाले हैं। और हमारे देश के निकल के यह जाएंगे पश्चिमी देशों में, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके पास जाएंगे, उनके हाथों में जाएंगे। क्योंकि उनके जो कीस है कंप्लीटली, कैंसर की जो कीस है उनके हाथों में है। वो जो इच्छा वही कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीट साइंस उनके हाथ में है। हमारे भारत के लोगों की जो दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, वही लोग कंट्रोल करते हैं। तो इस बीमारी को रोकने के लिए हमारे पास ऐसे कोई साधन नहीं है। अगर हम अपने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा या जड़ी बूटी, जो हमारे इंडिजिनस मेडिसिन है, जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे नानी दादी जो यूज़ करते थे, हमारे पूर्वज जो यूज़ करते थे, वही चीज़ को, वही खान पान को, वही इंडिजिनस मेडिसिन को, वही कल्चर को, वही जो हमारे दिनचर्या है, वही लाइफस्टाइल है, वैदिक लाइफस्टाइल, उसको हम अगर अपना लें तो इन जो डेडली डिजीज है, कैंसर नाम की जो डेडली डिजीज है, उनसे हम राहत मिल सकते हैं, उनसे हम मुक्ति ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। 2026 हमारे पास आ रहे हैं, 1 महीना है, और इस 2026 में हमें यह संकल्प करना होगा कि जो वेस्टर्न कल्चर्स है, वेस्टर्न फूड है, वेस्टर्न खान पान है, इनसे हमें दूरी बढ़ाने की आवश्यकता है। पिज्जा, बर्गर, कटलेट, जो भी है, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, बेकरी आइटम्स, जितने भी आइटम्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आयोडीन नमक जो फैक्ट्री से बनते हैं, चीनी, शुगर जो फैक्ट्री से पैदा होते हैं, इस तरह के जितने भी फूड है, इवन की जो मेडिसिन्स, जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन्स है, जो ड्रग्स है, हमारी छोटी छोटी बीमारी को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स हम लेते हैं, सर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, बुखार हो गया, पेट की गड़बड़ी हो गई, कुछ भी चीज़ छोटी छोटी बीमारी में जो हम लेते हैं ड्रग्स, इन ड्रग्स को हमें लेना बंद करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी बीमारी है उनमें जो ड्रग्स मिलते हैं, इनका प्राइस कम है, इन्होंने कम रखा है, जानबूझकर कम रखा है, ताकि लोग जल्दी जल्दी इस्तेमाल करें और जल्दी जल्दी रिएक्शन हो, और जल्दी जल्दी रिएक्शन होके बहुत बड़ी बीमारी पकड़ सके, बहुत बड़ी बीमारी में, बहुत बड़ी डिजीज में हम सफ़र कर सके। तब जाके इनका असली खेल शुरू होगा, तब जाके इनका आईसीयू बेड
तब जाके इनका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, तब जाके इनका महंगा दवाइयाँ हमें परोस सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी चाल है, इसमें से हमें निकलना पड़ेगा, तब भी जाके हम ये जो एक गेम है, कैंसर वाली जो गेम है, इनसे हम निजात पा सकते हैं। आज के समय में जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जो एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया और इस तरह की जो भी डायग्नोसिस करते हैं कैंसर की बीमारी हमारे पास आते हैं, तो इस पर डायग्नोसिस भी जैसे तैसे कभी भी डायग्नोसिस नहीं कराना है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं इनसे हमें दूर रहना है। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे हमें अपना एक्सेप्ट करना है, तब जाके हम इन सब जो डेंजरस बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, तब उसको हरा सकते हैं। तो आइए है कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर के क्या क्या कारण है जो वेस्टर्न डॉक्टर्स, वेस्टर्न साइंटिस्ट, कैंसर साइंटिस्ट बताते हैं। एक बार उसको हम जान लेते हैं। कैंसर इज यूज्ड बाय चेंजेस, म्यूटेशंस in a cell's DNA which can be triggered by a combination of genetics and environmental factors like tobacco use, poor diet, alcohol and infections. These mutations can cause cell to grow and divide uncontrollably, leading to the formation of tumors and potential for the cancer to spread to other tissues. कुछ इस तरह का सेल्स हमारे शरीर में, बेसिकली जो सेल्स है, कैंसर सेल बाहर से नहीं आते, हमारे अंदर के सेल्स हैं जो एक ग्रुप बनाकर एक जगह जमा हो जाते हैं। उसके बाद उनका डीएनए जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, जो कैंसरस सेल्स हैं, वह बहुत जल्दी इनका जेनेटिक्स को बढ़ने लगते हैं। इनका जो जीन है बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं, सेल्स को बहुत जल्दी म्यूटेशन होने लगते हैं। उसके बाद यह जो कैंसर सेल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं और एक जगह रह के भी एक ट्यूमर के फॉर्मेशन में आ जाते हैं, तो उसको बेसिकली कैंसर कहा जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स, इनहेरिटेड म्यूटेशंस, कुछ वेस्टर्न डॉक्टर्स कहते हैं और साइंटिस्ट कहते हैं कुछ इनहेरिटेड म्यूटेशंस भी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का माँ बाप या उसके फोरफादर्स को अगर कैंसर है तो उस व्यक्ति को कैंसर होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। डीएनए में कुछ गड़बड़ी, एरर्स इन डीएनए कैन occur during cell division throughout a person's life. कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस में क्या होता है, डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए लाइफ टाइम में, पूरी जिंदगी में शरीर में कैंसर होने की बहुत ही चांसेस है। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तंबाकू यूज, अल्कोहल कंजम्पशन, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, इन्फेक्शंस, रेडिएशंस, पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एज, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये सब कारणों से कैंसर होने की चांसेस है। तंबाकू यूज से बेसिकली स्मोकिंग हो गया, मुंह में तंबाकू डालना, सिगरेट हो गया, बीड़ी, उसके बाद तंबाकू चुइंग, उसके बाद गुटखा, ये सब जो है हमारे शरीर में कैंसर पैदा करते हैं। इससे क्या क्या कैंसर्स होते हैं, लंग्स कैंसर, थ्रोट कैंसर और शरीर के दूसरी जगह भी कैंसर होने के इनके चांसेस होते हैं। अत्यधिक मद्यपान, अत्यधिक अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है। हमारे लीवर, ब्रेस्ट, स्टमक, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ये सब होने की चांसेस रह जाते हैं। अनहेल्दी डाइट, जितने भी रिफाइंड और जो फास्ट फूड है, जैसे चाउमीन हो गया,
बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब जो हो गया, कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद आता है सड़ा हुआ खाना, बासी खाना। कुछ इस तरह का खाना होता है जैसे मीट मच्छी फ्रीज में रख देना, डंप कर देना, उसके बाद उसको बहुत दिनों के बाद खाना। इस तरह का जो भोजन होते हैं बहुत ही नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर हम आलसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक ही जगह दिन भर बैठे रहते हैं या कोई काम वगैरह फिजिकल वर्क नहीं करते या कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, कैंसर के चांसेस को बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा। इन्फेक्शंस भी एक है जिसमें कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, हेपेटाइटिस बी, सी, इस तरह के जो वायरस होते हैं, ऐसे ही भी इस तरह के जो वायरस होते हैं वो भी एक कैंसर का कारण बन सकते हैं। रेडिएशंस में ज़्यादातर जो होते हैं इस तरह के जो एक्सरे के द्वारा जो रेडिएशंस होते हैं, उसके बाद MRI, इस तरह के जो रेडिएशंस दिया जाता है पेशेंट को डायग्नोसिस के टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी यह बढ़ जाते हैं, बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और देखा भी गया है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हर 3 महीने में 6 महीने में कुछ ना कुछ डायग्नोसिस कराते रहते हैं ताकि शरीर में बीमारी ना हो, या अगर कोई बीमारी हो जाए जल्दी से पकड़ ले ताकि जल्दी से हम उसको इलाज करा सकें। तो इस तरह का जो काम करते हैं लोग डर के मारे या डॉक्टर की सजेशन के लिए, तो उनको भी बहुत जल्दी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रोशनी है उसमें से कैंसर होते हैं। ये तो सरासर झूठ है। इसलिए झूठ है, अब देखोगे कोई जानवर होते हैं, वो कोई एनिमल्स होते हैं, रास्ते से दिन भर रास्ते में घूमते रहते हैं, उनके पीठ में जो है हमेशा सूरज की रोशनी गिरते रहता है। तो जो जानवर है, जो पशु है, पक्षी है, उन लोगों को तो कैंसर कभी नहीं होते, इंसान को कैंसर कैसे हो जाता है? तो इस तरह की अननेचुरल जो बातें हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, दिन भर एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, उनको ही कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और होते भी हैं। मगर ये लोग एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है, वेस्टर्न डॉक्टर्स है, वेस्टर्न पंथी जो है, पश्चिम पंथी जो डॉक्टर्स होते हैं, वह को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये सच है क्योंकि उनके शरीर में ही इम्यूनिटी पावर की कमी होती है, उनके शरीर में ही विटामिन डी की कमी होती है, उनके शरीर में ही कैल्शियम की कमी होती है, उनके शरीर में ही विटामिन सी की कमी होती है। वही लोग जो दिन भर एसी के कमरे में बैठे रहते हैं और सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं, उनको यही बीमारी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद है पोल्यूशन। जैसे पोल्यूशन किसने किया? यही जो फैक्ट्रीज लगाए हुए हैं, यही जो साइंस है, मॉडर्न साइंस है, यही लोग पोल्यूशन को कराया है। क्या कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी हमारे जो पंचतत्व है, 5 एलिमेंट्स है, इसको दूषित किया है? कभी नहीं। ये इंसान ने किया है, अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए ही किया हुआ है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सारे के सारे पोल्यूशन कर दिया। सब कुछ पोल्यूटेड है आज की डेट में। तो इसको अगर रक्षा करना है तो हमारा जो महत्वाकांक्षा है, हमारे जो बहुत ज़्यादा लोभ, जिसे लालच कहते हैं, यह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत जल्दी हम हजारों लाखों और भी कैंसर से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी में हम भुगतेंगे और इसकी जिम्मेदारी हम खुद होंगे। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, workplace exposure to certain chemicals such as asbestos can increase cancer risks.
ये भी है, ये जो एस्बेस्टस है, ये जो केमिकल, जो जितने भी केमिकल बेस्ड पेंटिंग है, पेंट है, बनाने वाले जो फैक्ट्रीज होते हैं, केमिकल बनाने वाले जो फैक्ट्रीज होते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज होते हैं, इनमें क्या होता है, जो लगातार काम करते हैं, जो लेबर, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको भी कैंसर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और क्या है, और एक बात है, एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमारे शरीर के जो जीन्स है वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और उसमें भी देखा जाए, उसमें भी कुछ जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, फिर से कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखा गया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि इस तरह का लोग जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं जब, तब जाकर उनको कैंसर जैसे बीमारियां देखा गया है। और ऐसी बात है कि कैंसर होने के बाद 3 बार सर्जरी करने के बाद भी कैंसर दोबारा हो जाता है, 4 टाइम्स कैंसर हो जाते हैं। तो कैंसर के सॉल्यूशंस है वो सर्जरी नहीं हो सकते। सर्जरी सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए हो सकते हैं, यह परमानेंट इलाज नहीं है। कैंसर में सेल डिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी डेथ नहीं होते। तो सेल डिवीजन में गड़बड़ी कैंसर बॉडी के सेल्स में तब होता है जब उनका ग्रोथ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। नॉर्मल सेल जहां बढ़ती और मिटती है, कैंसर सेल इस कंट्रोल को खो देती है और डिवाइड होती रहती है। ट्यूमर्स, यह एब्नॉर्मल सेल्स जब इकट्ठी होती है तो ट्यूमर बनाती है। कैंसर से बचाव, हम कैंसर से कैसे बचाव कर सकते हैं? प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, स्मोकिंग से बचना। स्मोकिंग हमारे समय में, वर्तमान समय में एक फैशन बन चुका है। कुछ सेलिब्रिटीज हैं सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए और कुछ और तरीके से इसको चबाते हुए दिखाई देते हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी इस तरह से करते हैं और उनके जो फैन फॉलोअर्स होते हैं वो भी यह करने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, एक जिम्मेदारी की बात होती है। जो हमारे भारत की या जो वर्ल्ड की जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, आप पैसे कमाइए, लाखों करोड़ों कमाइए, बिलियन मिलियन डॉलर्स में कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस तरह का जो गलत एडवर्टाइजमेंट होते हैं, गलत प्रचार होते हैं, उसमें आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर काम कीजिएगा कि आप लोगों के फॉलोअर्स, आप लोगों के चाहने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप ही लोग इस तरह का लोगों को इस तरह का गलत चीज़ें प्रमोट करेंगे, आम आदमी का, देश का क्या होगा? अगर आप नहीं सोच सकते तो मेरा तो ये कहना है कि आप लोग रोल मॉडल भी नहीं बन सकते। इस तरह की काम अगर आप नहीं कर सकते तो रोल मॉडल बनने की भी आपको कोई हक नहीं है। बिना वजह एक्सरे, एमआरआई इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी झूठ मूठ की डायग्नोसिस से भी हमारा कैंसर होने के चांसेस रह जाते हैं। जो अनहेल्दी डाइट है उसे हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स और जो नेचुरल फूड है उसमें ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम इस तरह का जो अननेचुरल फूड है उससे हम बच सकें। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कम से कम करना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम हाफ एन आवर हमें चलना चाहिए, कुछ योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ताकि हम इस तरीके से जो बीमारी है उससे हम दूर रह सकें। अपने शरीर का जो हेल्थ है, शरीर का जो वज़न है, उसे भी एक मेंटेन करने की आवश्यकता है, ताकि हम कुछ ज़्यादा ही दुबला पतला, ज़्यादा ही कमज़ोर ना हो और ज़्यादा ही हमारा वेट बढ़ ना जाए। उसमें एक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर हम वॉकिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा यह जो
वेट है, बॉडी वेट है, मेंटेन होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूस अल्कोहल की आदी हो चुके हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल से भी हमें दूर रहना होता है। कैंसर स्क्रीनिंग, डॉक्टर से मिलकर अपने लिए ज़रूरी कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करना चाहिए। मगर मैं तो कहता हूँ ये जो कैंसर स्क्रीनिंग होते हैं यह कराना ही नहीं चाहिए हमें। अगर नेचुरल डाइट में आ जाए और हम अपने मेंटलिटी को बिल्कुल ही पॉजिटिव रखें और अपने आप को दूसरों के प्रति जो नफरत की भावना है, जो ईर्ष्या की भावना है, जो गलतफहमी है, इनको दूर करना चाहिए। सबके साथ एक भ्रातृत्वपूर्ण परिवेश में रहना चाहिए, एक मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि हमारे मन में कोई भी किसी तरह का भी कोई भी ग्लानि या गिल्टी ना हो। तब जाकर हम इस तरह की बीमारी से हम मुक्त हो सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर किस तरह का होते हैं, किस किस प्रकार के कैंसर पाया जाता है। पहली बात है मेंस में कुछ पे कैंसर ज़्यादा होते हैं और कुछ कैंसर वुमेन्स में ज़्यादा होते हैं। तो क्या क्या कैंसर पहले आते हैं मेंस में होते हैं, उसमें देखते हैं। मेंस में ओरल कैविटी कैंसर, लिप कैंसर, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक कैंसर, फेरिंग्स कैंसर, उसके बाद लिवर कैंसर, इस तरह के कैंसर जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब वुमेन्स में आते हैं, वुमेन्स में क्या क्या कैंसर पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टम कैंसर, ओवरी कैंसर, ओरल कैविटी, लिप कैंसर, लिवर कैंसर, इस तरह के कैंसर जो है मिलते हैं। इसके अलावा एक कैंसर और जो है कॉमन पाया जाता है आज के डेट में, वो है ब्लड कैंसर। हमारे जो शरीर के जो बोन मैरो होते हैं वो बोन मैरो सेल को अफेक्ट करते हैं। ये जो ब्लड कैंसर है इसको भी हम नेचुरली इसको बिल्कुल ही पूरी तरीके से इसको स्वस्थ कर सकते हैं। मगर अफसोस की बात है जो मॉडर्न साइंस कहते हैं उसमें इसकी कोई इलाज नहीं है। अगर ब्लड कैंसर किसी को हो जाते हैं तो वह ब्लड को चेंज करते रहते हैं और यह कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इससे एक व्यक्ति कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, उसको स्वास्थ्य कभी मिल ही नहीं सकता। तो ये जो साइंस है, ये जो मेडिकल साइंस है, जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस है, वेस्टर्न कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है, यह शॉर्ट टर्म के लिए है, ये इमरजेंसी के लिए हो सकते हैं, थोड़ी कुछ एक दो दिन के लिए, कुछ मुहूर्त के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए यह कभी भी एक्सेप्टेबल। कैंसर का बिजनेस, ग्लोबल ऑन्कोलॉजी मार्केट, जो कैंसर बीमारी है इसका मार्केट कितना बड़ा है पूरी दुनिया में। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है, अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल्स है तो उसमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, इवन भारत में भी। तो इसीलिए इस बीमारी को अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है इस बीमारी को लेकर, तो बहुत बड़ी बात है, पैसा कमा सकता है। कैंसर का बिजनेस यानी ग्लोबल ऑन्कोलॉजी मार्केट एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। यह मार्केट कैंसर के बढ़ते केसेस और डायग्नोसिस और थेरापीज में लगातार हो रही एडवांसमेंट्स की वजह से ग्रो कर रहा है। इंडिया का कैंसर मार्केट भी ग्लोबल इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट और फास्ट ग्रोइंग हिस्सा है। आप बता सकते हैं कैंसर एक इंडस्ट्री, कैंसर इंडस्ट्री, वाह कितनी बड़ी बात है। आप बीमार पड़ेंगे, आपका पैसा खर्च होगा, आपका जान चले जाएंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठे हुए हैं, आप बीमार पड़े, आपका कैंसर हो, आप हॉस्पिटल में आए, करोड़ों का लाखों का दवाई आपको लगे, तब जाके उनका बिलियन मिलियन ट्रिलियन डॉलर की बिजनेस चलेगा। आप सोच सकते हैं आपकी बीमारी हो रहा है और उधर वाह वाह हो रहा है, उधर पार्टियां मनाया जा रहा है। चलो भाई, इतने कैंसर की पेशेंट
दुनिया में बढ़ रहे हैं, इंडिया में बढ़ रहे हैं, जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल लॉबी है, उनका कितना बड़ा एक साजिश चल रहा है आपके और हमारे शरीर को लेकर, हमारे आपके और हमारे जो बीमारी को लेकर उतना कितना बड़ा साजिश चल रहा है, आपको एक समझने की आवश्यकता है। आप भी रिसर्च करें, आप भी जानें कि उनका कितना बड़ा साजिश चल रहा है। तो हमें प्रिवेंशन में जाना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई इंजेक्शन लगा दो, कोई टीका लगा दो या कोई और कुछ करो। उसके लिए हमें नेचुरल तरीके को अपनाना पड़ेगा, नेचर को अपनाना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा लालच, लोभ, इस तरह की चीज़ों से हम दूर रहना पड़ेगा। तब जाके हम उनके जो एम्बिशन है उसको हम मार दे सकते हैं। नहीं तो हम उसके चंगुल में फंस जाएंगे कुछ दिनों में। उनका वही ट्रायल है, छोटी छोटी बीमारी में हमें एंटीबायोटिक को प्रयोग करना, छोटी छोटी बीमारी में हमें ड्रग्स को देना, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर हो जाए। इम्यूनिटी पावर जब कमज़ोर हो जाए, हमारे जो मेंटल स्थिति है, मेंटल हेल्थ है, वो जब कमज़ोर पड़ जाए, तब हमारा जो इस तरह का बीमारी है वो आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमें सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्लोबल कैंसर बिजनेस, मार्केट साइज और ग्रोथ। ग्लोबल ऑन्कोलॉजी मार्केट का साइज 2024 में पाया गया है, यह करीब $325 बिलियन का। यह जो मार्केट है यह हर साल अराउंड 12% की हिसाब से बढ़ रहा है, और यह मार्केट जो है 2035 तक $1000 बिलियन का हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से यह बढ़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर, 10-11 साल के अंदर ही यह बीमारी जो 3.25 से लेकर सीधा 900 से ऊपर चला जाएगा, $900 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। तो इतनी तेजी से यह बीमारी बढ़ रहा है। आप जानते हैं, आप मान सकते हैं क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? असली बातें कोई नहीं बताएगा आपको। हमारा जो खान पान है, हमारा जो कृषि है, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। हम जो अनाज खाते हैं उसको कंप्लीटली, उसके जो डीएनए है उसको चेंज कर दिया गया, उसके जीन म्यूटेशन कर दिया गया। डीएनए चेंज करके जो फसल उगाए जाते हैं, जो अनाज उगाए जाते हैं, वह हमारे शरीर में आएगा तो बीमार होने के चांसेस 100% बढ़ जाता है। 100 के 1000% बढ़ जाता है। उसके ऊपर से उसमें जो खाद यूज़ किया जाता है, जो केमिकल खाद यूज़ किया जाता है, जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाता है, यह एक बहुत बड़ी कारण है हमारे कैंसर होने का। तो साइंस है, साइंस के नाम पर हमें जो परोसा जा रहा है, इसके ऊपर एक सोचने की बात है। तो ये जो चाल है, ये जो साइंस का जो चाल है पैसे कमाने का, ये बहुत बड़ी एक भयंकर स्थिति है, क्योंकि एक के साथ दूसरी चीज जुड़ा हुआ है। जो कृषि विज्ञान है, जो एग्रीकल्चर साइंस है और जो मेडिकल साइंस है, दोनों के आपस में मेल है। जो खाद बनाते हैं, जो इंडस्ट्री खाद बनाते हैं, जो कंपनी खाद बनाते हैं, और जो मेडिकल जो दवाई बनाते हैं, दवाई बनाने वाले कंपनी भी इस खाद बनाने वाले कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। दवाई बनाने वाली कंपनी भी यह जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद दवाई बनाने वाली कंपनी ही अपना इन्वेस्टमेंट जो इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है डीएनए को, उसमें भी ये लोग फंड करते हैं। तो घुमा फिरा के देखा जाए, जो बीमारी होने के चांसेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये जो साइंटिफिक मॉडिफाइड चीज़ें हैं, इसको खिला के ही हमें बीमार किया जा रहा है।
ये बहुत बड़ा गेम है। इस गेम को अगर हम समझ लें तो हम बीमारी से मुक्त हो जाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग एक बार प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों में। उसके बाद फिर हम इस तरह की जो भयंकर बीमारी है उससे हम बच सकते हैं। ये तो हो गया। अब जो बिजनेस है, बिजनेस को कैसे दिखा जाए, इस बिजनेस को पैसा कैसे कमाते हैं। पहली बात है, इस बिजनेस का पहला जो मेन फर्स्ट जो होता है वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका है, डायग्नोसिस इंडस्ट्री। इसको भी $1 ट्रिलियन में यह इंडस्ट्री चल रहा है। ये जो डायग्नोसिस इंडस्ट्री है इसमें इमेजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, बायोप्सी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से भी पैसा कमाना, जैसे केमोथेरेपी हो गया, केमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स, इस तरह का जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। उसके बाद आते हैं मेजर ग्लोबल प्लेयर्स। इसमें जो है ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री, जो ग्लोबल पावर्स है, ग्लोबल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से सबसे ज्यादा कमाते हैं वो है रोची, नोवार्टिस, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, एमजेन जैसे टॉप कंपनीज, टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं। तो हमें और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो इसमें लीड कर रहे हैं। मगर ये जो 4-5 कंपनी है ये सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, कैंसर की जो इंडस्ट्री है इसमें ये लोग लीड कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेसिकली कैंसर सेक्टर है, इंडिया का जो कैंसर सेक्टर है ये भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इन्वेस्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है। हमारे इंडिया की जो मार्केट साइज है यह करीब $7 बिलियन का यह मार्केट साइज है इंडिया का, ठीक है। और यह हर साल 22% के हिसाब से बढ़ रहा है। अगले 2030 से लेकर 32 तक यह करीब $18 बिलियन का पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यह पहले से एक बहुत बड़ा एक अपना योजना बना के रखा हुआ है, अपना एक टारगेट बना के रखा हुआ है कि अगले 5-7 साल या 10 साल के अंदर ही यह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा एक बिजनेस बनने वाला है कैंसर का। ब्रॉड कैंसर केयर सेक्टर का साइज 1.25 लाख करोड़ के आसपास है और यह 10 से लेकर 12% हर साल ग्रो हो रहा है। यह 10 से 12% जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड का ये क्या डाटा है। इंडिया में तो यह 22% के हिसाब से यह बढ़ रहा है। राइजिंग इंसिडेंस, क्यों यह बीमारी इतना बढ़ रहा है? इंडिया में कैंसर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑफिशियल हिसाब से हर साल 1.5 मिलियन से ज़्यादा नए केसेस मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल नंबर और भी ज़्यादा है, हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी भयंकर एक बात है जो कैंसर बीमारी है। यह कैंसर नहीं रह गया है, एक इंडस्ट्री बन चुका है
और जब एक इंडस्ट्री बन चुका है, उनका एक मकसद यही होता है, इंडस्ट्री का एक ही मकसद होता है, उनको पैसे अर्निंग करना। अगर किसी का बीमारी ना हो तो बीमारी उसमें ठूस ठूस कर भर देना, उसमें बीमारी को पैदा कर देना, ताकि उसमें बीमारी हो, उनको लाभ मिले उनको। तो इसलिए एक जाल बिछाया गया है, डायग्नोसिस, ड्रग्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, यह से एक बहुत बड़ा एक जाल है, एक माया जाल है। इसको समझने की आवश्यकता है, इस इंडस्ट्री का समझने की आवश्यकता है। सरकार को बात छोड़े, सरकार को क्या चाहिए? सरकार को तो टैक्स चाहिए, उनसे पब्लिक को क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हैरेसमेंट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को एक ही मतलब है, वो है उनको टैक्स कमाना बस। और उनको जिस पार्टी का सरकार है उस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा डोनेशन मिलना, ताकि अगले इलेक्शन में बहुत तेजी से वो लोग आगे बढ़ पाए और कैंपेन कर पाए। तो सबसे ज्यादा जो डोनेशन देने वाली जो कंपनीज है वो है मेडिकल इंडस्ट्री। ये जो दवाई बनाने की जो इंडस्ट्री है, यह सबसे ज्यादा भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड में डोनेट करते हैं यह जो पार्टीज है, जो इलेक्शन में जाते हैं पार्टीज, उनको। और यह जो बढ़ता हुआ पेशेंट पूल कैंसर मार्केट की डिमांड को पुश कर रहा है, यह इसमें जो की सेगमेंट्स हैं उसमें है हॉस्पिटल्स, सबसे बड़ा एंड यूजर सेगमेंट है। हॉस्पिटल में बिना गए हुए बीमारी यह ठीक नहीं होता, तो सबको मिलता है थोड़ा थोड़ा करके। वैसे थोड़ा करके नहीं मिलता, लाखों लाखों में मिलता है, सबको मिलता है, चाहे वो डायग्नोसिस सेंटर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले सेक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे और कोई एम्बुलेंस की कंपनी से, सबको मिलता है, थोड़ा करके सबको मिलता है। मगर परेशान कौन होते हैं? आप और हम जैसे आम आदमी, हम ही लोग परेशान होते हैं। उनको क्या है? उनको तो पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। तो आज मैं इतना ही इसी में समाप्त करता हूँ। आगे फिर मैं बातें करूँगा कैंसर के ऊपर, डिटेल्स में बातें करूँगा, इनके जो ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट के ऊपर बातें करूँगा। जो हमारे इंडिजिनस ट्रीटमेंट है, जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में भी एक बार मैं बातें करूँगा। और जो वेदोपैथी है, वैदिक चिकित्सा की जो कंप्लीट एक ट्रीटमेंट है, उसमें लाइफ स्टाइल चेंज करके, हमारे खान पान को चेंज करके, हमारे रहन सहन, हमारे जो पूजा पद्धति है उसको एक्सेप्ट करके कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद रेकी हीलिंग प्लस प्राणिक हीलिंग से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम और एक दिन में बातें करूँगा, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं बातें करूँगा। उसमें सिर्फ मैं ये बातें करूँगा कि कैंसर आपको हो गया है और आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जो मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट है उसमें आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, मगर आपको कोई काम नहीं हो रहा है, या ट्रीटमेंट आपको ठीक हो गया, दोबारा हो रहा है, आपको कैंसर दोबारा आपको आ रहा है, आपने सर्जरी करवा लिया, दोबारा फिर आ रहा है आपको। तो उसमें मैं बातें करूँगा, उसमें हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इसमें हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।